Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. तो बात करते हैं आपके पावर वर्ड्स को लेके। आज है आपका डे 31। ये एक ऐसा सेशन है जहां आपको पावर वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिस कराए जाते हैं और मास्टर कराए जाते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम आपको पावर वर्ड्स करा रहे हैं, साथ के साथ मैं आपको कराता हूं ईडियम्स। 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट का पावर पैक सेशन। चलिए करते हैं शुरुआत 20 वर्ड्स के साथ में। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने है इरेटिक। इरेटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्थिर। कोई चीज स्थिर नहीं है उसको हम कहते हैं अस्थिर, यानी कि इरेटिक होगा। नॉट इवन और रेगुलर, मतलब इवन नहीं है। इवन समझते हो ना, बराबर। बैलेंस्ड नहीं है, रेगुलर नहीं है इन पैटर्न में और मूवमेंट्स में। अनप्रिडिक्टेबल, जब कोई चीज इरेगुलर चलती है तो वो अनप्रिडिक्टेबल ही होती है। तो आप कह सकते हो कि हिज इरेटिक बिहेवियर वरीड हिज फ्रेंड्स। आप ऐसा भी कह सकते हो कि मेरा इरेटिक बिहेवियर मेरे पेरेंट्स को बहुत परेशान करता है। आजकल जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर बहुत इरेटिक होता जा रहा है, अनस्टेबल है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता कि जीवन में क्या करना है, जल्दी ही चीजें चेंज कर लेते हैं। बिहेवियर पैटर्न में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, तो आप उसको कह सकते हो इरेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? इरेटिक बिहेवियर। किसी का भी हो सकता है। आप कह सकते हो मेरे फ्रेंड का बड़ा इरेटिक बिहेवियर है। डोंट यूज कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस, आप थोड़ा सा हिंदी में भी बोल सकते हैं। हमने कहा कैसा इंसान होगा? अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होगा। मुझे नहीं पता आज क्या कर रहा है, कल क्या कर रहेगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा। इनकंसिस्टेंट होगा, इरेगुलर होगा, वॉलेटाइल होगा, या फिर आप कह सकते हो कैप्रिशियस होगा। ये सारे के सारे। अब कैप्रिशियस अगर आपने सुना हो तो ये हम वेदर के साथ भी यूज करते हैं। मौसम कैसा है? कैप्रिशियस है, बदलता रहता है। यहां का मौसम बहुत कैप्रिशियस है, जल्दी जल्दी बदलते रहता है। वॉलेटाइल कंडीशंस है। वॉलेटाइल कंडीशंस कैसी होती हैं? ऐसी कंडीशन जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कहते हैं दीज आर द वॉलेटाइल कंडीशंस हियर। कंसिस्टेंट, हमेशा सेम रहेंगी। रेगुलर हैं, स्टेबल हैं, स्टीडी हैं और रिलायबल हैं, यानी कि भरोसा किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट आपका वर्ड है ईसोटेरिक। ईसोटेरिक कैसा होता है? ईसोटेरिक जैसे हमने कहा गूढ़ होता है। अब आपने कभी भगवत गीता में जरूर सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसके लिए गूढ़ ज्ञान का होना जरूरी है, यानी कि बहुत ज्यादा गहरे ज्ञान का होना जरूरी है। इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंटरेस्ट। मतलब क्या है? कुछ ऐसा है लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। इसको कुछ लोग ही समझ सकते हैं जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि आप कह सकते हो ये बात ना हर किसी को समझ नहीं आएगी, ये बात विद्वानों को समझ आएगी। ऐसे ज्ञान को आप ईसोटेरिक कह सकते हैं। तो वो ईसोटेरिक लेक्चर हो सकता है, ईसोटेरिक नॉलेज हो सकती है, ईसोटेरिक डिस्कशन हो सकता है। द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स वाज टू ईसोटेरिक फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। मतलब जो क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर है ना, वो बहुत सारे बच्चों के लिए कैसा है? टू ईसोटेरिक है, मतलब जल्दी समझ नहीं आएगा। गूढ़ ज्ञान की जरूरत है। जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, जो नॉलेजेबल हैं, वही समझ सकते हैं, बाकी को ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो उसको आप ईसोटेरिक कह सकते हैं। ईसोटेरिक हो गया। ऑब्सक्योर हो सकता है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब हो सकता है कुछ कोडिंग जैसा है, मिस्टीरियस है। एब्स्ट्यूज होता है विच इज नॉट क्लियर। एब्स्ट्यूज है ना कि कॉन्सेप्ट बड़ा एब्स्ट्यूज है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्यूज है। नेक्स्ट आपने कहा अपोजिट में सिंपल है, क्लियर है, कॉमन है। ये प्लेन या स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सीधे सीधे कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूलॉजी। यूलॉजी क्या होता है? ये होता है शोक स्तुति। किसी की डेथ के बाद जब कुछ गाया जाता है तो उसको हम शोक स्तुति कहते हैं, यूलॉजी। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग हाईली स्पेशली एज अ ट्रिब्यूट आफ्टर डेथ। डेथ के बाद क्या गया तो वो यूलॉजी होगा। द यूलॉजी एट द फनरल मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स। जो शोक गीत गाया गया होता है ना कि मृत्यु के बाद जो शोक गीत गाया गया या उसके बारे में जो स्पीच बोली गई, उसने हर किसी को आंसुओं से भर दिया। ये कहलाता है आपका यूलॉजी। यूलॉजी के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? वो एक ट्रिब्यूट हो सकता है। कमेंडेशन, कमेंडेशन होता है टू प्रेज। टू प्रेज किसी की प्रशंसा करना, टू प्रेज कमेंडेशन होगा। एक्कोलेड होता है किसी को एक्कोलेड दे देना, मतलब समझो जैसे ऐसे समझे बच्चों को आप गिफ्ट देते हो चॉकलेट, तो एक्कोलेड दे देना किसी को प्राइज या किसी को कुछ, मतलब प्रेज में कुछ कह देना। रिकॉग्निशन होगा। लॉडेबल, लॉडेशन ये भी प्रशंसा ही होती है। टू प्रेज, लॉर्ड करना, टू प्रेज करना।
क्रिटिसिज्म आलोचना करना अपोजिट होगा, कंडेमनेशन किसी बात को कंडेम कर देना, हम इसकी निंदा करते हैं, अपोजिट होगा, रिप्रोच करना डांटना अपोजिट होगा, सेंसर करना क्रिटिसाइज करना, या हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, वी डू नॉट अप्रूव इट। ठीक है, ये सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूफिमिज्म। अब ये यूफिमिज्म क्या होता है? यूफिमिज्म होता है शिष्ट भाषा। अब इसको आप ऐसे समझो, यूफिमिज्म को हम कहते हैं एक माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड एक्सप्रेशन होता है सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन कंसीडर्ड टू हार्श और ब्लंट। मैं एक आसान एग्जांपल से आपको इसको समझाना चाहूंगा। जैसे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की डेथ हो गई, अब डॉक्टर बाहर निकल के आके तो नहीं कहे ना मर गया, वो कहते हैं ही इज नो मोर, ही हैज फास्ट स्लीप, सो चुका है पूरी तरीके से, ही इज नो मोर, ये उसके लिए यूफिमिज्म होता है। किसी क्लास में बच्चे पढ़ते नहीं, अब टीचर ये थोड़ी कहेगा सारे इडियट इस क्लास में, टीचर कहते हैं कि ये स्लो लर्नर एक्टिविटी वाले स्टूडेंट्स हैं। बात वही है, कहने का तरीका थोड़ा सा सॉफ्ट और माइल्ड कर दिया जाता है, उसको आप कहते हो यूफिमिज्म। अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन कंसीडर्ड टू हार्श और ब्लंट, ब्लंट और हार्श को सब्स्टिट्यूट कर देता है। द कंपनी यूज्ड यूफिमिज्म्स लाइक डाउनसाइजिंग टू रेफर टू लेऑफ्स। अब कंपनीज में लेऑफ्स होते हैं, कितनी बुरी बात है, कहा जाए कि लेऑफ्स होंगे, कंपनी से लोगों को निकाला जाएगा। कंपनीज ऐसा नहीं कहती हैं, कंपनीज कहती हैं स्ट्रेटजिकल डिसीजन लिया गया है और जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपनी को डाउनसाइज करने वाले। डाउनसाइज करना मतलब ले ऑफ करने के लिए आपने एक बहुत सॉफ्ट सी टर्म यूज कर दी, डाउनसाइज करना। चलिए बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ, क्या क्या हो सकते हैं। आपने कहा अंडर स्टेटमेंट, मतलब अंडर स्टेटमेंट होता है नीचा कर देना, नीचा दिखाना। सॉफ्टन्ड एक्सप्रेशन हो सकता है, सॉफ्ट तरीके से बोला गया एक्सप्रेशन, ये टर्म हमने बना लिए। इसी को हम माइल्ड फ्रेज कह सकते हैं, इसी को हम जेंटल वर्डिंग कह सकते हैं, इसी को हम टैक्टफुल लैंग्वेज कह सकते हैं, यानी कि टैक्टफुल लैंग्वेज। हमने कुछ चीज टेक्निकली निकाल दी, टैक्ट के साथ निकाल दी। ये आपका हो जा डिसफेमिज्म। डिसफेमिज्म का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कैसे कहते हैं, बड़े हार्श तरीके से कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टनेस होगा, बिल्कुल डायरेक्ट कर देना, हार्शनेस सेम है। ब्लंटनेस होगा, ब्लंट है, और सिविरिटी होता है, ग्रेविटी जिसके अंदर है, सीवियर तरीके से कहना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यूफिमिज्म का अपोजिट ये जो वर्ड लिखा है डिसफेमिज्म, ये बिल्कुल सीधे सीधे लिखता है। डिसफेमिज्म मतलब ऐसा लगता है जैसे इसका अपोजिट ही है। नेक्स्ट देखते हैं यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है? आनंद, हैप्पीनेस, परम सुख, जब आप बहुत खुश होते हैं, परफेक्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, एक चीज और भी होती है, ये जो ईयू होता है ना, ये एक रूट वर्ड है, इसका हम यूज करते हैं किसके लिए? गुड के लिए, अच्छे के लिए। जैसे आपने कहा यूफिमिज्म है, अच्छा बोल देना। ठीक है, यूफोरिया, यूफोरिया मतलब परफेक्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, तो जब आप बहुत खुश होते हैं। ठीक, जैसे आपने कहा फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हैं, उसको आप यूफोरिया कहते हैं। जैसे द यूफोरिया ऑफ विनिंग द चैंपियनशिप वॉज फेल्ट बाई द एंटायर टीम। द यूफोरिया ऑफ विनिंग द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप को जीतने का जो यूफोरिया था ना, वो क्या था? वॉज फेल्ट बाई द एंटायर टीम, वो सारी की सारी टीम ने फेस किया। तो यूफोरिया होता है हैप्पीनेस, आनंद, और बहुत खुशी, छोटी मोटी नहीं, बहुत खुशी, उसको आप यूफोरिया कहते हैं। इलेशन हो सकता है, दैट इज द वर्ड फॉर हैप्पीनेस। एक्सटेसी होगा, ये भी बेटा परम आनंद के लिए आता है, एक्सटेसी में चले जाना। हैप्पीनेस होगा, डिलाइट होगा। जुबिलेशन, शोर शराबा वाला सेलिब्रेशन जैसे हैप्पीनेस होती है। डिस्पेयर होता है जब आप कुछ उसमें हैं, डिप्रेशन में, डिस्पेयर में है। मिजरी मतलब होगा जो स्टेट होती है तनावपूर्ण। ठीक है, ग्लूमी होगा, धुंधला सा, डल, सैडनेस होगा, और सौरो होगा। ठीक, ये कष्टों के लिए आप यूज कर सकते हैं, मिजरी का यूज आप कष्टों के लिए कर सकते हैं, और डिस्पेयर का यूज आप कष्टों के लिए कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। डिस्पेयर है मतलब निराशा में है, निराशा इसके लिए और अच्छा वर्ड होगा। इवेनेसेंट, इवेनेसेंट का मतलब होता है क्षण भंगुर। अब क्षण भंगुर जैसे हिंदी वर्ड भी शायद आपने कभी यूज किए हो। क्विकली फेडिंग और डिसअपियरिंग, क्विकली फेडिंग और डिसअपियरिंग, जल्दी ही फेड हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, उसको इवेनेसेंट कहते हैं। लाइक द इवेनेसेंट ग्लो ऑफ द सनसेट वेनिस्ड इनटू द होराइजन, जो ये क्षणिक सा ग्लो है ना सनसेट का,
वैनिस्ड इनटू द हॉराइजन, ये अभी हॉराइजन के अंदर कहीं चला जाएगा। जैसे आप कह सकते हो सुबह सुबह सनराइज होता है और बहुत सुंदर एकदम केसरिया रंग दिखता है, तो आप कह सकते हो ये इवेनेसेंट इफेक्ट है, यानी कि थोड़ी देर के लिए हो गए, फ्लीटिंग इफेक्ट है, ये थोड़ा सा होगा, ट्रांजिएंट है, एफिमिरल है, यानी कि थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, क्षणभंगुर है। इसी के लिए आप कह सकते हो फ्लीटिंग होगा। वैनिश माने हो जाता है गायब हो जाने वाला, ये टेम्परेरी है। ट्रांजिएंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद करना है, वन ट्रांजिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एफिमिरल होगा। परमानेंट है, हमेशा रहेगा। लास्टिंग, एवर लास्टिंग, कभी खत्म नहीं होगा। एंड्योरिंग है, लंबे समय तक चलने वाला है। एवरलास्टिंग है, परपेचुअल है। तो ये इसके अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसबरेट। एक्सेसबरेट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना। एक्सेसबरेट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना। जैसे आपने कहा टू मेक अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स। क्या होगा? टू मेक अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सेसबेट। एक्सेसबेट का मतलब है बिगाड़ना। एक्सेसबेट का मतलब है बिगाड़ देना। टू मेक अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स, किसी चीज को बहुत बुरा कर देना, खराब कर देना, नेगेटिव फीलिंग्स को बहुत बढ़ा देना। हिज rude comments only exacerbated the tension in the room। मतलब क्या करा? उसके जो rude comments थे ना, comments ने क्या कर दिया? Only exacerbated the tension in the room। रूम में टेंशन को और बढ़ा दिया, exacerbate कर दिया, यानी कि बढ़ा देना, खराब कर देना। उसके कमेंट्स ने जो टेंशन थी उसको और बुरा कर दिया। मतलब कह सकते हो आग में घी डालने का काम किया, exacerbate होगा। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, आप कह सकते हो वर्सन होगा, एग्रावेट होगा, इंटेंसिफाई होगा, मैग्नीफाई कर देना, बड़ा कर देना होगा। और अक्सर आपने सुना होगा वर्ड एम्पलीफायर। सुना ना एम्पलीफायर? हम साउंड को बहुत बड़ा करने के लिए यूज करते हैं, बढ़ाने चढ़ाने के लिए, बेस बनाने के लिए। तो एम्पलीफाई कर देना, चीजों को और बुरा कर देना। एलिवेट कर देना होता है किसी चीज को शांत कर देना, काम कर देना। मिटिगेट कर देना, किसी इफेक्ट को कम कर देना, लेसन कर देना। काम शांत होगा, सूद होगा। और रिलीव माने आराम पहुंचा देना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड होता है आपका एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। ये एक वर्ब होती है, टू प्रेज और प्रेज या प्रेज टू अ हायर रैंक और पोजीशन और पावर। मतलब टू प्रेज करना और रेज कर देना टू अ हायर रैंक और पोजीशन ऑफ पावर, किसी को वहां तक पहुंचा देना। द कंपनी एग्जॉल्टेड हिम टू द पोजीशन ऑफ सीईओ आफ्टर हिज सक्सेसफुल टेन्योर। उसके सक्सेसफुल टेन्योर के बाद कंपनी ने उसको एग्जॉल्टेड कर दिया सीईओ की पोस्ट के लिए, यानी कि प्रशंसा कर दी, रिकमेंडेशन कर दी, बढ़ा दिया। आप उसको एग्जॉल्ट कह सकते हैं। बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स होते हैं किसी चीज को एलिवेट कर देना, एलिवेट कर देना, ऊपर कर देना। ग्लोरीफाई करना होता है किसी के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बातें करना। लॉर्ड का मतलब प्रेज ही होता है, आप यहां कोई अलग वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। प्रेज सीधा सीधा। एक्सटॉल माने इट्स फॉर द हैप्पीनेस। अपोजिट क्या होगा? डिमीन कर देना, नीचा दिखाना, डिग्रेड कर देना, लोअर कर देना, बिलिटिल करना, या फिर किसी चीज को, किसी इंसान को ह्यूमिलिएट कर देना, उसको नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड की एक्सेस्परेट। अब ये जो एक्सेस्परेट होता है ये क्या होता है? एक्सेस्परेट समझेंगे। एक्सेस्परेट का मतलब होता है झुंझला देना। टू इरिटेट इंटेंसली और इन्फ्यूरिएट, किसी को इरिटेट कर देना, एक्सेस्परेट कर देना, या फिर इन्फ्यूरिएट कर देना। इन्फ्यूरिएट करना भी भड़का देना ही होता है। तो आपने कहा द कांस्टेंट डिलेज इन द प्रोजेक्ट बिगिन टू एक्सेस्परेट द टीम। ये जो कांस्टेंट डिलेज हो रहे हैं ना प्रोजेक्ट में, ये क्या कर रहे हैं? एक्सेस्परेट कर रहे हैं टीम को। एक्सेस्परेट करना यानी कि झुंझला रहे हैं, टीम को परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप यूज कर सकते हो एक्सेस्परेट का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सेस्परेट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एनॉय करना होगा, इरिटेट कर देना होगा, फ्रस्ट्रेट करना होगा, एजिटेट करना होगा, और इर्क कर देना होता है। अपोजिट में कह रहा हूं कि मैंने आपको काम डाउन कर दिया, परेशान मत हो, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैंने पैसिफाई कर दिया मैटर को, सब लोग शांति से बैठ जाओ। शूद कर देना,
अपीज कर देना, प्लेकेट कर देना, काम डाउन, शांत बना देना। नेक्स्ट आपका वर्ड है एक्सकावेट। एक्सकावेट या एक्सकावेटर आपने सुना होगा, खुदाई करने वाली जो मशीनें होती है उनको एक्सकावेटर कहा जाता है। तो एक्सकावेट माने खोदना होता है। टू डिग आउट मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड और अ साइट, कहीं से कुछ खोद के निकालने को एक्सकावेट कहते हैं। और जो मशीनरी यूज की जाती है उसको एक्सकावेटर कहते हैं। समझ गए, जो मशीन यूज करते हो उसको एक्सकावेटर कहते हैं, जो खोदने का काम करती है। तो एक्सकावेट मतलब खोदना होगा। द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकावेटेड द एंशिएंट ruins टू अनकवर हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकावेटेड किए हैं द एंशिएंट ruins को टू अनकवर हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को अनकवर करने के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकावेटेड द एंशिएंट ruins। ruins क्या होते हैं? ruins लिख लो, इसको हिंदी में तो आप कहते हो खंडर, ठीक है, और इंग्लिश में कहा जाता है डिसयूज्ड बिल्डिंग्स। ओके, नेक्स्ट आइए। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? डिग हो सकता है, अनअर्थ कर देना, एक्सकावेट है डेल्व कर देना, खोद देना, और एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकाल देना। अपोजिट होता है फिल माने भर देना होता है, बरी माने दफना देना होगा, कंसील छुपाना। अच्छा, जो श्राउड होता है इसके 2-3 मतलब होते हैं। एक तो श्राउड का मतलब कफन होता है, नाउन में श्राउड कर देना, किसी को कफन में डाल देना। लबादे में लपेट देना श्राउड होता है, और किसी चीज को पूरी तरीके से कवर करने के लिए भी हम श्राउड का यूज करते हैं, ठीक है। क्लॉक माने वो लबादा होता है जो आपने ऊपर से पहन लिया होता है, तो क्लॉक आप उसको कह सकते हैं। तो ये थे आपके 10 वर्ड्स। आई होप सभी को बढ़िया से ये वर्ड समझ आए होंगे। वर्ड्स का रिवीजन करना आपके हाथ में है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और अब हम शुरुआत करते हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो बात करेंगे आज बेहतरीन से इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर। तो पहला इडियम एंड फ्रेजेस हमारे सामने आने वाला है, क्या है? फर्स्ट वन है हमारे सामने फॉल फ्लैट। अब ये फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? जैसा देखा ही जा रहा है, फॉल फ्लैट मतलब तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है, तुम्हारी स्पीच फॉल फ्लैट है। टू फेल कंप्लीटली ऑफन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर और सक्सेस, यानी कि किसी भी तरीके से आपने जोक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने कुछ अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी, लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका मतलब फॉल फ्लैट है। हिज जोक फेल फ्लैट एंड नो वन लाफ्ड, बिल्कुल खत्म जोक है, कोई नहीं हंसा। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल होती है जो यहाँ लिखी गई है, तो ये कहलाएगा आपका फेल फ्लैट। नेक्स्ट आता है फेदर योर ओन नेस्ट। अब इसको ऐसे समझो, फेदर माने तो पर हो गया, अब था ना फेदर इन द कैप, कैप में फेदर लगाते हैं तो याद आ गया होगा ना कि अपने लिए सक्सेस, एक्स्ट्रा सक्सेस मिल जाना। अब फेदर योर ओन नेस्ट मतलब फेदर लाके लगा दिया अपने घर में। नेस्ट माने घोंसला, यानी कि घर ही तो होगा, मैं अपने घर को कह सकता हूँ इट्स माई नेस्ट, ये मेरा घर है। टू एनरिच वनसेल्फ ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, सिर्फ अपने अपने लिए काम करना, अपना घर सजाना, फेदर अपने घर में लगाना, दूसरों का कुछ भी होता रहो, वी डू नॉट केयर, हमारे घर में लगना चाहिए। तो ही हैज बीन फेदरिंग हिज नेस्ट विद कंपनी फंड्स फॉर ईयर्स, सालों से कंपनी के फंड से वो अपना घर ही तो सजा रहा है, तो फेदरिंग हिज नेस्ट होगा। तो समझ पा रहे हो, कोई आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई पॉलिटिशियन है, वो पैसे इकट्ठा करके अपने घर को सजा रहा है, तो आप कह रहे हो फेदरिंग हिज ओन नेस्ट, बस अपने अपना काम तो कर रहा है, अपना घर सजा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फील समवन्स कॉलर। अब इसको आप ऐसे समझो, बड़ा आसान है, अक्सर आपने देखा है ना, पुलिस क्रिमिनल को ये ऐसे पकड़ती है ना कॉलर से। एक पुलिस क्या करती है, क्रिमिनल्स को बेटा कॉलर से पकड़ती है, ठीक है। तो वो ये फील समवन्स कॉलर, किसी का कॉलर पकड़ लेना, यानी कि टू अरेस्ट समवन, किसी को अरेस्ट कर लेना। द पुलिस फेल्ट हिज कॉलर आफ्टर दे फाउंड द स्टोलन गुड्स। द पुलिस फेल्ट हिज कॉलर, उसका गला पकड़ लिया, यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया। आफ्टर दे फाउंड, पुलिस हमेशा प्लूरल आता है तो दे लिखा गया है। दे फाउंड द स्टोलन गुड्स, गुड्स मतलब सामान, जब चोरी का सामान मिल गया। ये जो चोरी का सामान होता है इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, BOOTY, बूटी, इसको नोट कर लेना, बूटी भी ये कहते हैं इसको, BOOTY बूटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन। इसको समझो, जैसे कहीं आपने पेड़ देखे, आपने कहा पेड़ जो है बहुत दूर दूर है, कुछ यहाँ पर है कुछ वहां बहुत दूर है, तो उसको कहते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। रेयर और स्केयर होगा। गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इस टाउन आर फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत कम है, हमारे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो उसको हम कहते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। नेक्स्ट है फिफ्थ कॉलम। अभी फिफ्थ कॉलम क्या होता है भाई, किसी घर को बनाने के लिए 4 दीवारों की जरूरत होती है, घर के बीच में आपने एक दीवार और लगा दी, तो ये क्या है, ये फिफ्थ कॉलम समझ लो।
अ ग्रुप विद इन अ कंट्री हु सीक्रेटली वर्क टू अंडरमाइन इट फ्रॉम विद इन, यानी कि एक एक्स्ट्रा आपने कॉलम लगा दिया, वो क्या कर रहा है, उस ब्यूटी को कम कर रहा है, बीच में खड़ा हो गया तो अब घर में ठीक से रह नहीं पाओगे। तो दे वर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ फिफ्थ कॉलम एडिंग द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर। उन्हें फिफ्थ कॉलम कहा गया। ये क्या कर रहे थे, ये युद्ध के दौरान एनिमी की सहायता कर रहे थे, एनिमी की सहायता कर रहे थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, फिफ्थ कॉलम कहा गया। तो अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा इंसान है जो आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप कह सकते हो ये हमारे ग्रुप में फिफ्थ कॉलम है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ, अब एक बात बताइए, शाई माने शर्म होती है, आप शर्म से तो नहीं लड़ सकते हैं ना अपनी, लेकिन आप उन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हो जिनसे आपको शर्म आती है। जैसे आपने कहा मुझे इंटरव्यू देने में शर्म आती है तो इंटरव्यू मत दो, आपने कहा मुझे पब्लिक स्पीकिंग में शर्म आती है तो मत करो। तो फाइट शाई ऑफ का मतलब है टू अवॉइड समथिंग और समवन, किसी को अवॉइड करना। जैसे शी हैज बीन फाइटिंग शाई ऑफ मेकिंग अ डिसीजन अबाउट द प्रपोजल, तो शी हैज बीन फाइटिंग शाई ऑफ मतलब वो शर्म से लड़ रही है, अवॉइड कर रही है, मेकिंग अ डिसीजन अबाउट द प्रपोजल, प्रपोजल का डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, तो फाइट शाई ऑफ होगा। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अब ये जो मुहावरा होता है, यहां तक ये मुहावरा होता है ट्रबल्ड वाटर्स, जिसका मतलब होता है कष्टों के दिन। आई मीन ट्रबल्ड वाटर्स नाउअडेज, आजकल मैं बड़ी परेशानी में हूं। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है कोई आदमी परेशानी में और आप उसमें अपनी मछली तैरा रहे हो, मतलब टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस का फायदा उठा लेना, किसी की डिफिकल्टीज का फायदा उठा लेना। ही इज ऑलवेज रेडी टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स व्हेन देयर इज कंफ्यूजन इन द मार्केट। वो हमेशा डिफिकल्टीज से फायदा उठाना चाहता है, वो दूसरों की हो सकती है, अपनी डिफिकल्टीज में भी बेनिफिट निकाल लेना। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है डिफिकल्टीज का, सिचुएशन का फायदा उठा लेना। तो इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, कि कोई भी परेशानी होगी हम यहां से अपना फायदा निकालेंगे। व्हेन देयर इज कंफ्यूजन इन द मार्केट, जब मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो। फिट फॉर द गॉड्स, अब आपके घर में भी भगवान के लिए भोजन बनता होगा। अब जो भगवान के लिए भोजन बनाते हो कैसा होता होगा, बड़ा साफ सुथरा, भाई घर में किचन साफ करी जाती होगी, अच्छे बर्तनों में खाना बनाया जाता होगा, तब वो ऑफरिंग जाती है। तो फिट फॉर द गॉड्स का मतलब है ऑफ वेरी हाई क्वालिटी और एक्सीलेंट। अगर भगवान के लिए फिट है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। द मील इज प्रिपेयर्ड, द मील शी प्रिपेयर्ड वॉज फिट फॉर द गॉड्स, जो खाना उसने बनाया ना वो बहुत बढ़िया है, मतलब वो सुपीरियर, एकदम एक्सीलेंट क्वालिटी का है। फिट लाइक अ ग्लव, ठीक है। अब देखो मैच खेलते हो, अक्सर आपने देखा होगा कि जो ग्लव्स होते हैं वो आप कभी किसी, देखो पैड्स तो बन जाते हैं एक दूसरे के, लेकिन ग्लव्स आप जल्दी से यूज नहीं करते एक दूसरे के, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फिक्स नहीं हुआ तो आपके बैट के ऊपर ग्रिप नहीं बनेगी। अगर आप बाइक भी चला रहे हो तो ग्लव्स एकदम फिक्स होनी चाहिए, अगर फिक्स नहीं है तो फिर वो सही नहीं होगा। तो फिट लाइक अ ग्लव, ग्लव के जैसे फिक्स होना, ग्लव के जैसे फिक्स होना मतलब टू बी द परफेक्ट साइज और सुटेबल फॉर समवन, बिल्कुल परफेक्ट साइज का होना, किसी चीज के लिए सुटेबल होना, उसको हम कहते हैं फिट लाइक अ ग्लव, ठीक है। जैसे आपने कहा द ड्रेस फिट्स यू लाइक अ ग्लव, इट इज परफेक्ट, ये आपको बिल्कुल फिट होती है, ये परफेक्ट है। फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसको समझ लो। फिट्स माने होते हैं मिर्गी के दौरे, स्टार्ट्स माने होता है चलना। अब किसी इंसान को चलते चलते मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, फिर होश आता है, फिर चल देता है, फिर मिर्गी का दौरा पड़ता है, फिर गिर जाता है, फिर होश आता है, फिर चल देता है। कैसे काम कर रहा है, रेगुलर या इरेगुलर? अब आप कहेंगे सही तो इरेगुलर काम कर रहे हैं, भाई होश आया तो चल दिया, गिर गया फिर बेहोश हो गया, तो आपने कहा इरेगुलर और इनकंसिस्टेंटली होगा। प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट हैज बीन हैपनिंग इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो प्रोग्रेस हो रही है ना प्रोजेक्ट पर, फिट्स एंड स्टार्ट्स है, इरेगुलर है। कभी लगता है प्रोजेक्ट का कामयाब होगा, आगे बढ़ा है, कभी लगता है हम वहीं खड़े हैं, तो इसको कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। तो आपका करियर भी कह सकते हो सर फिट्स एंड स्टार्ट्स है, सक्सेस फिट्स एंड स्टार्ट्स है, यानी कि इरेगुलर आप उसको कह सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका सेशन। आई होप सभी को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपके लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं, जैसे आप अगर कैप्सूल कोर्स लेना चाहते हैं इंग्लिश का, वोकैब का, सिर्फ वोकैब का, तो इट इज ओनली 99 रुपीज हियर। इंग्लिश का कंप्लीट वोकैब का कोर्स प्लस ग्रामर का कोर्स जिसमें हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आपका 999 में मिल जाता है। साथ के साथ CDS के लिए 2499 में आपके लिए बैच अवेलेबल है, जो बच्चे CDS 1 and 2 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और OTA का बैच 1699 में आपके लिए अवेलेबल है। कैप्सूल कोर्सेज, जिन बच्चों को पता है वेयर द सूप इंचेस, कहाँ प्रॉब्लम है, उनके लिए हम कैप्सूल कोर्सेज लेके आए हैं आपके लिए। पॉलिटी कासिफ सर का है, इंग्लिश मेरा है, कंप्लीट
मैथ्स आपका दीपेंद्र सर का है, डॉक्टर अभिषेक सिंह ने ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट पढ़ाया, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर कासिफ सर और अभिषेक सर ने मिलकर पढ़ाया है। साथ के साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, इफ यू वांट अ गुड क्वालिटी टेस्ट सीरीज, तो आप ये एरर फ्री टेस्ट सीरीज हमारी ले सकते हैं, जो सीडीएस ओटी के लिए भी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पर लगी हुई है। साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स, जिन बच्चों को हैंड रिटन नोट्स से पढ़ने की आदत है वो हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। दीज नोट्स आर क्यूरेटेड बाय टॉपर्स। साथ के साथ ये है आपका अपना डिजिटल बेंचर, जहां आपको मिलता है स्टडी प्लानर, स्ट्रक्चर वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, एंड दिस इज द नंबर 7800099699। आप यहाँ कॉल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम एंड डोंट मिस द क्लासेस। कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।